Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, and thank you for listening stories in my channel. And don't forget to like and subscribe my channel for more updates. CH11 जलन और गुस्सा और टॉर्चर। अब आगे मानवी के जाने के बाद अनय ने गुस्से में दीवार पर अपना हाथ दे मारा। उसके हाथ में तेज का दर्द उठा और चीखते हुए वह शांत हो गया। उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा था, ये चीज उसे समझ नहीं आ रही थी। वही कमरे के अंदर मानवी बैठकर बैठी उदासी से खुद को देख रही थी। मानवी खुद से बोली, अगर मुझे जरूरत ना होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आती। सही कहते हैं लोग, जरूरत किसी से कुछ भी करवा सकती है, जो कभी नहीं सोचा था वह भी मैं कर रही हूँ। अगले दिन सुबह का वक्त। आज इनरा हड़बड़ी में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उठने में पहले ही उसे लेट हो गया था, जिससे उसे और डर लग रहा था कि अगर वह नीचे जाने में लेट हुई तो रुक्मणी जी पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। वह शुरू से ही उनसे डरती थी। वजह थी, जब वो इस हवेली में आती थी तब रुक्मणी जी अक्सर नौकरों पर चिल्लाया करती थी, और खासकर उसके पिता पर, इसलिए वह उनसे डरती थी। दरअसल कल डिनर के बाद ही रुक्मणी जी ने उससे कह दिया था कि सुबह उसे जल्दी उठना है। वजह उसे नहीं बताई थी कि उसे जल्दी क्यों उठाना है, और यह बात उन्होंने विनाश को बताने से मना की थी, जिससे इनरा ने विनाश को यह बात नहीं बताई थी। इनरा मिरर के सामने खड़ी जल्दी जल्दी खुद की साड़ी के पल्लू को सेट कर रही थी। कमरे में विनाश नहीं था। इनरा ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी का ब्लाउज बैकलेस था। उसके गले में सिर्फ मंगलसूत्र था। बालों को उसने बीच में मांग निकालकर सेट किया था, और मांग में विनाश के नाम का सिंदूर भरा था। कानों में छोटे से इयररिंग्स थे, और हाथों में पिंक कलर की मेटल की चूड़ियां। पैरों में अभी भी उसके हैवी पायल थी। होठों पर हॉट पिंक कलर की लिपस्टिक, माथे पर एक छोटी सी बिंदी उसके लुक को कंप्लीट कर रही थी। इनरा इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका लुक सिंपल था। उसे सिंपल रहना शुरू से पसंद था। हालांकि इस सिंपल लुक को कैरी करने में उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि रुक्मणी राणा को इतना सिंपल रहना शुरू से नहीं पसंद था। उन्हें बहुएं राजस्थानी लिबास में ही पसंद थी, जिसमें हैवी ज्वेलरी विथ हैवी साड़ी होती थी। वही इनरा ने जल्दी से अपने बालों को सही किया और कमरे से बाहर निकल गई। वह नीचे आई तो उसे हॉल में रुक्मणी राणा बैठी दिखी। वह जल्दी से उनके पास गई और उनके पैरों को छूने लगी। ये देखकर रुक्मणी राणा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, सौभाग्यवती भव। ये सुनकर इनरा उनकी तरफ देखने लगी। तभी उसने धीमी आवाज में सर झुकाकर कहा, दादी साहब, आपने मुझे बुलाया था। ये सुनकर रुक्मणी राणा ने घमंड भरी आवाज में कहा, हाँ बुलाया था। कुछ वक्त रुको, मानवी भी आती ही होगी। ये सुनकर इनरा ना समझी भी उनकी तरफ देखने लगी, लेकिन उसने खामोश रहना बेहतर समझा। कुछ ही वक्त में मानवी वहां आए। मानवी को देखकर रुक्मणी राणा गुस्से में बोली, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपनों से बड़ों के पैर छुए जाते हैं? क्या तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया? ये सुनकर मानवी ने उनकी तरफ देखा और कुछ पल खामोशी से खड़ी कुछ सोचती रही। तभी वो झुकी और उनके पैरों को छूते हुए बोली, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मुझे आपको देखकर याद नहीं रहा कि मुझे आपके पैर भी छूने हैं, क्योंकि मैं आने में लेट हो गई थी। वो तो हमें दिख रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो तुम यहाँ वक्त पर मौजूद होती, ना कि लेट लतीफ आकर खामोशी से खड़ी होकर हमें बेशर्म की तरह ताड़ती। रुक्मणी राणा ने गुस्से में कहा। उन्हें अपने खिलाफ जाने वाले लोग शुरू से ही नहीं पसंद थे। वही उनकी बात सुनकर मानवी को भी गुस्सा आया और वह कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी वहां अनय की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, मानवी अपनी हद में रहो। वह मेरी दादी सा है, तुम उनसे बदतमीजी नहीं कर सकती। और वह गलत क्या ही कह रही है? तुम लेट क्यों आई? जब मैं तुम्हें जल्दी बुलाया था तुम जल्दी क्यों नहीं आए? अनय ने वहां आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मानवी ने सर झुका लिया। अनय की बात सुनकर रुक्मणी राणा को अपने ऊपर घमंड महसूस हुआ। आखिर उनके पोते ने अपनी बीवी के सामने उनकी साइड ली थी। कुछ साल पहले ऐसे ही उनका बेटा भी अपनी बीवी के सामने ऐसे ही उनकी साइड लेटा था, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती थी। तभी रुक्मणी राणा बोली, तुम लोगों को मैंने यहाँ पर पहली रसोई की रस्म करने के लिए बुलाया है। कुछ लिस्ट दी जाएगी तुम दोनों को, और तुम दोनों को उस खाने को बनाना है, लेकिन उसे बनाने में कोई भी नौकर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें वह सारा खाना खुद घर के बाहर चूल्हे पर बनाना होगा। ये सुनकर इनरा और मानवी दोनों ही हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। मतलब मौसम इतना भी अच्छा नहीं था कि वह दोनों चूल्हे पर खाना बनाएं, और आज के जमाने में चूल्हे पर खाना बनाना किसे आता होगा? तभी मानवी बोली, आप ये क्या कह रही है दादी सा? आज के जमाने में चूल्हे पर खाना आखिर कौन ही बनाता होगा? और मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता? क्या बात है, हम तो तुम्हें परखना चाहते थे, लेकिन तुमको देखकर तो हमें पहले से ही लग रहा है कि तुमने हमारी बहू बनने के कोई भी गुण नहीं है। तुम आज के जमाने की बात कर रही हो, माना हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारा भी एक जमाना था। हमने भी इस घर में आकर सभी के लिए चूल्हे पर खाना बनाया है, और हम तो तुमसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुमने पहली रसोई की रस्म चूल्हे पर करो। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम करना चाहो तो कर सकती हो, नहीं तो मत करो। रुक्मणी राणा ने बिना किसी भाव के कहा और आकर सोफे पर बैठ गई। उनकी बात सुनकर मानवी खामोश हो गई। उसने एक नजर उम्मीद से अनय की तरफ देखा तो अनय उसे घूरने लगा। ये देखकर वो सकपका गई। तभी रुक्मणी राणा बोली, इनरा क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है? नहीं दादी सा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कर लूंगी। इनरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। इनरा की हाँ सुनकर रुक्मणी राणा के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गई
उन्होंने मुस्कुराते हुए अनय की तरफ देखा, जैसे कि उसे जताना चाह रही हो कि उसने मानवी से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। उनकी मुस्कुराहट देख अनय बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। वही उसके जाने के बाद रुक्मणी राणा एक बार फिर बोली, बाहर तुम दोनों की जरूरत का सारा सामान पहुंच चुका है, वहां चूल्हा भी बना हुआ है, एक नौकर आकर तुम्हें सारी लिस्ट थमा देगा, तुम्हें वो सारा खाना खुद बनाना है। ये सुनकर इनारा ने अपना सर हिलाया और वहां से हवेली के बाहर की तरफ चली गई। बाहर आकर उसने देखा तो एक लेडी सर्वेंट ने उसके हाथ में एक लिस्ट दी और वह भी वहां से चली गई। अब वहां इनारा और मानवी अकेले थे। इनारा ने एक नज़र मानवी की तरफ देखा, लेकिन उससे बात करने का इरादा इनारा का नहीं था। आखिर जो इंसान 2 दिन पहले उसका पति होने वाला था, उसकी बीवी उसके सामने खड़ी थी। तभी इनारा ने लिस्ट को ओपन किया और वह हैरानी से लिस्ट के अंदर लिखी डिशेस को देखने लगी। लिस्ट में लिखी डिश कुछ इस प्रकार थी: दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, प्यासी कचौरी, बाजरे की राब, पापड़ की सब्जी, मिर्च बड़ा, मावा की कचौरी। इतना सब पढ़कर इनारा के होश उड़ गए। उसने इतना सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने हैरानी से मानवी की तरफ देखा तो कुछ ऐसा ही हाल उसका भी था। उसे तो नाम भी नहीं समझ में आ रहे थे कि यह सब बनेंगे कैसे। लेकिन इनारा को यह सब कुछ बनाना आता था, लेकिन इनमें वक्त लगने वाला था। किनारा ने धीमे धीमे सब कुछ बनाना स्टार्ट किया। मानवी अभी भी कंफ्यूजन में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां से शुरुआत करें। तभी उसने अपना फोन ऑन किया और यूट्यूब पर डिशेज के नाम सर्च करने लगी। मानवी अपने काम में जुट गई और धीमे धीमे खाना बनाने लगी। वही तो दूसरी तरफ विनाश का रूम। विनाश रेडी होकर कमरे से बाहर निकला। वह नीचे आकर चारों तरफ इनारा को ढूंढने लगा, लेकिन उसे इनारा कहीं नहीं दिखी। सोफे पर उसे अपनी दादी बैठी दिखी। उन्हें देख उसने कुछ नहीं कहा। तभी रुक्मणी राणा की आवाज उसे सुनाई दी, किसे ढूंढ रहे हो विनाश? अपनी बीवी को, विनाश ने बिना उन्हें देखे कहा। यह सुनकर रुक्मणी राणा बोली, वह बाहर है, बैकयार्ड की तरफ खाना बना रही है। वॉट? वह खाना बना रही है? लेकिन मैंने आपको कल ही मना किया था कि वह ये सब काम नहीं करेगी, विनाश ने हल्के गुस्से में कहा। विनाश की बात सुनकर रुक्मणी राणा बोली, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक रस्म है जो हमारे खानदान में शुरू से होती आ रही है। तुम्हारी माँ ने भी की थी और तुम्हारी बीवी भी करेगी। इसके लिए तुम मना नहीं कर सकते। और सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं कर रही, अनय की बीवी भी कर रही है। मुझे आपकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूं यहां से, कहकर विनाश बाहर निकल गया। विनाश के बोलने का लहजा बहुत बेकार था। उसकी बात सुनकर रुक्मणी राणा के हाथों की मुट्ठियों कस गई। इस समय उन्हें विनाश पर बहुत तेज गुस्सा आया। आखिर विनाश ने उनसे इतनी बदतमीजी से बात की थी। विनाश चलकर बैकयार्ड की तरफ आया तो इनारा पापड़ की सब्जी बना रही थी। उसके चेहरे पर पसीना था। ये देख विनाश का दिमाग सटक गया। बिना दूसरी तरफ ध्यान दिए वह चलकर आगे आया और उसने इनारा का हाथ पकड़कर अचानक से उसे अपनी तरफ खींचा। किसी का एहसास पाकर इनारा डर गई, लेकिन तब तक वो विनाश के सीने से लग चुकी थी। सर उठाकर उसने विनाश की तरफ देखा। विनाश को अपने सामने देख वो थोड़ा नॉर्मल हुई। तुम मुझसे बिना पूछे यहाँ कैसे आए? विनाश ने इनारा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए। ये सुनकर इनारा के मुंह से अचानक ही निकला, पैरों से, कहते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह हैरानी से विनाश की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर पहले से ही पसीना था, लेकिन अब और पसीना आ रहा था क्योंकि विनाश के एक्सप्रेशन पल पल बदल रहे थे। विनाश के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। तभी विनाश ने उसकी कमर को और तेजी से पकड़ा और बेदर्दी मसलते हुए बोला, कुछ ज्यादा जवान नहीं चलने लगी तुम्हारी? इनारा दर्द से तड़प उठी। उसकी कमर में तेज दर्द हुआ। वह नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। वही पीछे खड़ी मानवी उन दोनों को ही देख रही थी, जिससे इनारा अनकंफर्टेबल हो रही थी। लेकिन विनाश को किसी के होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। CH12 मुझे दर्द हो रहा है। अब आगे मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। ये एक रस्म थी जिसे दादी सा मुझे करने के लिए कहा था और यह हर बहू को करनी होती है, इसलिए मैं भी कर रही थी। और मुझे खाना बनाना आता है तो मैंने सोचा मैं बना लूं। इनारा ने दर्द से कराहते हुए कहा। वो लगातार विनाश का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिश जाया गई क्योंकि वह विनाश इस वक्त बहुत गुस्से में था। तभी वी ने उसके मुंह को पकड़ा और उसे प्रेस करते हुए बोला, मैंने तुमसे उस दिन क्या कहा था? तुम जो भी करोगी मुझसे पूछ कर करोगी। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? अगर इतना ही शौक है तुम्हें तो एक रेस्टोरेंट खोल दूं, वहां पर तुम वेटर की जॉब कर लेना। विनाश ने ठंडी आवाज में कहा। प्लीज छोड़िए, दर्द कर रहा है, इनारा ने रोते हुए कहा। उसे सच में अपने मुंह में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये देखकर विनाश ने उसके मुंह को छोड़ दिया। तभी वो एक बार फिर से उसकी कमर को पकड़ते हुए बोला, इस बार छोड़ रहा हूं, बार बार नहीं छोड़ूंगा। तुमसे उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, तुम जो करोगी मुझसे पूछ कर करोगी। अगर तुम अगली बार मेरे खिलाफ गई तो इस बार तो सिर्फ हल्का सा टच किया है, अगली बार तुम्हें बिस्तर से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। विनाश की बात सुनकर इनारा की आंखों में आंसू आ गए। इनारा ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरी गलती क्या है? आपकी दादी सा ने ही कहा था और मैं उनकी बात नहीं टालना चाहती थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। वहां मानवी खड़ी है और मेरी तरफ देख रही है।
ये सुनकर विनाश ने बिना मानवी को देखे कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ कौन है और कौन नहीं, मैं हूँ इतना काफी है। लेकिन तभी विनाश को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने तिरछी नजरों से पीछे देखा तो वहां अनय खड़ा था। ये देख विनाश ने इनरा का चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरा और बोला, जान अब इंतजार नहीं हो रहा, तुम इसे छोड़ दो ना और रूम में चलो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। विनाश का ये बदला अंदाज देख इनरा हैरान रह गई। उसकी नजरों ने पीछे खड़े अनय पर गई तो उसे भी कुछ कुछ समझ आया, लेकिन मानवी और अनय के वहां होने से उसे बहुत शर्म आ रही थी और यहाँ विनाश अपनी बेशर्मी दिखाने से बाज नहीं आ रहा था। जान अब मुझसे ज्यादा वेट नहीं होता, मुझे एक किस चाहिए। कहते हुए विनाश इनरा पर झुकने लगा। ये देख इनरा हैरान रह गई। वह घबराहट भरी निगाहों से पीछे खड़े अनय और मानवी की तरफ देखने लगी। वह दोनों बेशर्मी की तरफ उसकी तरफ ही देख रहे थे। अब उसे विनाश पर गुस्सा आ रहा था। तभी विनाश ने उसके गालों को अपने हाथों में भरा और धीमे से उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। डीप वे में वह उसके होठों को चूमे जा रहा था। वही यह सब देखकर अनय ने अपना मुंह फेर लिया। वह वहां से जाने लगा। तभी दूसरे ही पल विनाश इनरा के होठों को अपनी कैद से रिहा करते हुए बोला, जान यू आर सो टेस्टी, मन कर रहा है तुम्हारे साथ अभी ही सब करूं। ये सुनकर इनरा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसे इस वक्त बहुत एम्ब्रेस फील हो रहा था। वही इनरा अभी भी हैरान थी। विनाश का हर पल बदलता हुआ रूप देख उसे समझ नहीं आ रहा था विनाश था क्या। तभी अनय बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाते ही विनाश ने इनरा का हाथ पकड़ा और वहां से उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। तभी रुक्मणी राणा की आवाज वहां गूंजी, विनाश तुम इनरा को यहाँ से नहीं ले जा सकते, तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ वह इस घर की बहू है और उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे उसे निभाना होगा। रुक्मणी राणा ने वहां आते हुए कहा। ये सुनकर विनाश बोला, तो क्या आपने मेरी शादी इसलिए इससे कराई कि आप इससे इस घर के काम करा सके और इसे अपनी सर्वेंट बना सके? क्या इस घर में नौकर कम पड़ रहे हैं? अगर पड़ रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ नौकरों की फौज जमा कर दूंगा, लेकिन मेरी बीवी घर का काम नहीं करेगी। ये सुनकर रुक्मणी राणा के हाथों की मुठ्ठियां कस गई, लेकिन आज उन्होंने भी ठान रखा था वह विनाश को अपनी मनमानी नहीं करने देंगी। आखिर उनकी इज्जत का सवाल था और यह रस्म होना बहुत जरूरी था। विनाश, इस घर में नौकरों की कमी नहीं है और हमने तुम्हारी बीवी को नौकर बना भी नहीं रखा। हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, वह इस घर की बहू है और इसी नाते उससे आज की रस्में कराई जा रही है। और तुम्हारी बीवी अकेली नहीं है जो यहाँ काम कर रही है, मानवी भी यही है और वह भी खाना बना रही है, तो इनरा को भी खाना बनाना पड़ेगा। और आज तुम हमारी बात काट नहीं सकते। विनाश, तुम बचपन से हमारी बात काटते आए हो, लेकिन इस बार यह रस्म है जो कि बरसों से होती आई है और आज भी होगी। रुक्मणी राणा ने तेज आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक गुरूर था। जब मैंने बचपन से आपकी बात नहीं मानी तो आपको क्यों लगता है कि मैं आज आपकी बात मानूंगा? विनाश ने उन्हें घूरते हुए कहा। दादी पोता दोनों ही आग थे। तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। अगर आज तुमने हमारी बात नहीं मानी तो आज से हम तुम्हारी दादी सा नहीं। रुक्मणी राणा ने विनाश को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर विनाश भी खामोश हो गया। कुछ पल उन्हें घूरने के बाद बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया। उसके जाते ही रुक्मणी राणा के चेहरे पर जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट आ गई। रुक्मणी राणा अपने मन में बोली, आखिर हमने भी यह बाल धूप में सफेद नहीं किए। हमें पता है हमें कब क्या करना होता है। विनाश, हमें पता था तुम कैसे हो। तुमने आज तक किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, लेकिन तुम्हारी दादी भी इतना दम रखती है कि वह तुम्हें अपने आगे झुका सकती है। इसलिए देखो, हमने तुम्हारी सबसे कमजोर नस को दबाया और तुमसे अपनी बात मनवा ही ली। आखिर कल की आई लड़की की वजह से हम तुम्हें अपने खिलाफ नहीं जाने दे सकते थे। लास्ट लाइन कहते हुए रुक्मणी राणा के चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। कुछ वक्त में लंच रेडी हुआ और इनरा और मानवी ने मिलकर सारा लंच डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। फैमिली के सारे मेंबर आकर बैठ गए। वही इनरा और मानवी अभी भी खड़ी हुई थी। उन दोनों के चेहरे पर घबराहट थी। पता नहीं खाना टेस्ट करने के बाद सबका रिएक्शन कैसा होगा, ये सोचकर ही दोनों को डर लग रहा था। दोनों ने ही अलग अलग खाना बनाया था, लेकिन डिशेस सेम थी। डाइनिंग टेबल पर उन दोनों का बनाया खाना एक साइड रखा हुआ था। तभी विनाश आकर वहां बैठ गया। तभी रुक्मणी राणा बोली, तुम दोनों भी बैठ जाओ, हम इतने भी सख्त नहीं है जो अपनी बहू को अपने साथ खाना भी ना खाने दे। ये सुनकर इनरा ने मीनाक्षी जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसे विनाश के बगल में बैठने का इशारा किया, जिससे इनरा वहां बैठ गई। मानवी भी जाकर अनय के बगल में बैठ गई। तभी रणवीर राणा ने खाना खाना स्टार्ट किया। पहले निवाला खाते ही वो खामोश हो गए। उन्हें खामोश देख इनरा और घबरा गई। कोई कुछ कहता कि तभी सभी को विनाश की आवाज सुनाई थी। खाना चाहे जैसा भी बना, मेरी बीवी से कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसे कुछ भी कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। विनाश की बात सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। अभी तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन विनाश पहले से ही स्टार्ट हो गया। वही इनरा भी विनाश की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि विनाश था क्या चीज। आखिर कुछ वक्त पहले विनाश ने उस पर गुस्सा किया था और अब उसकी साइड ले रहा था सभी घर वालों के सामने। तभी रुक्मणी राणा कुछ बोलने को हुई, लेकिन रणवीर राणा ने उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। ये देखकर वह भी शांत होकर बैठ गई। तभी रणवीर राणा बोले, इनारा बेटा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। आज सालों बाद वह पुराना टेस्ट मिला है। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है।
उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही इनर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी विनाश बोला, वेल अब तो आप लोग खुश होंगे, आपने मेरी बीवी से सबके लिए मुफ्त का खाना बनवा लिया और खाना भी आपको पसंद आ गया, तो अब तो आप लोगों की वो फालतू की रस्म पूरी हो गई होगी। हम विनाश ने हर एक शब्द को गुस्से में दांत पीसते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर सभी समझ गए कि विनाश बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी विनाश ने एक बार फिर कहा, तो आप लोगों ने तो मेरी बीवी का बनाया हुआ खाना खा लिया, लेकिन उस बेचारी ने इतनी मेहनत की है तो उसे भी चैन से खाने दिया जाए। तो हमने कहाँ मना किया है इनर को खाना खाने से, आखिर में शशांक राणा बोले। ये सुनकर विनाश ने इनर का हाथ पकड़ा और उसे झटके से खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। ये होते ही वहां बैठा हर एक शख्स हैरान रह गया। खुद इनर भी हैरानी से विनाश की तरफ देखने लगी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। घर के सभी बड़े वहां बैठे हुए थे और विनाश अपनी बेशर्मी भरी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। हाँ, उसकी केयर कर रहा था, लेकिन ये कैसी केयर थी जिसमें वो उसे इतना एम्बेरस फील करवा रहा था। सभी की नजरें इनर के ऊपर देख विनाश बोला, कितने बेशर्म हैं आप लोग, मतलब खुद तो खा रहे हैं लेकिन अब मेरी बीवी के खाने को भी नजर लग रहे हैं। उस बेचारी ने इतनी मेहनत की है तो क्या मैं उसे अपनी गोद में बैठाकर खाना भी न खिलाएं? ये सुनकर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह सब समझ रहे थे विनाश जानबूझकर यह सब कर रहा है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा तो हालात खराब कर सकते थे। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे सभी ने शर्म से अपना चेहरा फेर लिया। CH13, आपकी क्यों जल रही है? अब आगे सबके शर्म से मुंह फेरने की वजह थी विनाश का पल पल इनर के चेहरे करीब आना, उसका पल पल उसके होठों पर झुकना। एहसास नहीं था विनाश को या वह जानबूझकर अपनी फैमिली वालों के सामने ये हरकत कर रहा था। तभी रणवीर राणा गुस्से से चेयर से उठाते हुए बोले, अब तो हद हो चुकी है, हमें नहीं बैठना यहाँ। अगर पता होता तो ऐसा खाना हम कभी खाते ही नहीं। आज पहली बार खाने की टेबल पर बहू बेटे की गोद में बैठी हुई है, यह इस उम्र में हमें देखना शोभा नहीं देता। तो क्या शोभा देता है नई बहू से पूरे मोहल्ले का खाना बनवाना? विनाश ने इनर के चेहरे से बिना नजरें हटाए कहा। उसके इतने उल्टे जवाब को सुनकर रणवीर राणा और रुक्मणी राणा का दिमाग खराब हो गया। दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा। तभी रुक्मणी राणा ने रणवीर राणा को कुछ इशारा किया जिससे वह खामोश हो गए। तभी रणवीर राणा कुछ सोचकर वही चेयर पर दोबारा बैठ गए, लेकिन वह विनाश की तरफ नहीं देख रहे थे। लेकिन बाकी घर वाले सभी इनर और विनाश को घूर घूर कर देख रहे थे, और सबसे ज्यादा तो अनय, उसकी नजरें इनर पर टिकी थी। वह लगातार उसके हिलते हुए होठों को देख रहा था, जो विनाश की गोद में बैठे होने से काम रहे थे। यह अनु सच में इतनी मासूम है या सिर्फ मेरे सामने ही बन रही है? हो सकता है इसने यही मासूमियत दिखाकर मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। विनाश ने दूसरों का नाश करना सीखा है, खुद दूसरों से अपना नस करवाना नहीं। अगर अनु गलत होती तो आज ये विनाशी की गोद में नहीं बैठी होती। वैसे तो इसमें कोई कमी नहीं है, खूबसूरत भी है और मासूम भी। इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, अनय ने इनर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वही उसकी बातों और इरादों से अनजान इनर बार बार विनाश का हाथ अपनी थाई से हटा रही थी। वह बेचैन थी, इतने लोगों के सामने बैठे होने की वजह से ना वह उससे कुछ कह पा रही थी और ना ही कर डर था उसके मन में एक, अगर उसने कोशिश की जबरदस्ती विनाश की गोद से उठने की तो कहीं विनाश उसको यही सजा देने में जुट जाए। तभी विनाश ने इनर का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम्हें उन लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी तरफ देखो ना। आई नो उनकी नज़र तुम्हें बेचैन कर रही होगी, क्योंकि इनके पास तो कोई काम है नहीं, फालतू का टाइम है, इसलिए डाइनिंग टेबल पर बैठकर हमें घूर रहे हैं, है ना माय डियर दादाजी? इसीलिए आप वापस से बैठ गए। वैसे भी यहाँ बैठकर आप अपनी बेशर्मी साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। आखिर कौन दादा अपने ही पोता और पोता बहू का रोमांस देखता है? विनाश ने सार्कास्टिक वे में कहा। विनाश की बात सुनकर सभी के मुंह खुला के खुला रह गए और सभी हैरानी से कभी विनाश तो कभी रणवीर राणा को देखने लगे। आज तक जिस शख्स के सामने कोई शख्स बोल ना पाया, पूरे राजस्थान में उनसे कोई ऊंची आवाज से बात ना कर पाया, वहीं उनका पोता उन्हें बेशर्म कह रहा था। वाह, जिसे आज तक कोई कुछ सुना ना पाया, आज क्या सुनाया था उसके ही पोते ने उसे। विनाश की बात सुनकर रणवीर राणा का दिमाग गर्म हो चुका था। ये सब सुनकर रुक्मणी राणा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी रणवीर राणा बोले, विनाश बस करो, तुम अपनी हद में रहो। हम यहाँ से इसलिए उठकर नहीं गए क्योंकि यह खाने का अपमान होता। हम चाहते तो यहाँ से जा सकते थे, और अब हमें लग रहा है कि मजबूरन हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। हरकतें मेरी है, वक्त मेरा है, बीबी मेरी है और गोद मेरी है, वो बैठी मेरी गोद में है, तो क्यों जल रही है आपकी? विनाश ने सर्द आवाज में कहा। ये सुनकर सभी हैरानी से विनाश की तरफ देखने लगे। इस वक्त इनर भी उसी की तरफ हैरानी से देख रही थी। ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तभी रणवीर राणा गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुमने आज अपनी हद पार कर दी विनाश, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम भी हमारे होते हो, अनय भी हमारा होता है। आज तक उसने हमसे ऐसे कभी बात नहीं की, शादी करके लाया है, वह भी लव मैरिज। अगर चाहता तो उस लड़की को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे घर के नियमों को नहीं तोड़ा। उसे परवाह है हमारी, इज्जत करता है वह हमारी। लेकिन तुमने आज हद कर दी। अरे एक बात बताओ, हमने कौन सा तुम्हारी बीवी से पहाड़ तुड़वा लिया?
इस घर की हर एक नई बहू ने सभी के लिए खाना बनाया है और वही खाना हमने तुम्हारी बीवी से बनवा लिया तो क्या हो गया, लेकिन नहीं, तुमने उस चीज को लेकर इतना बड़ा तूफान ला दिया। इस घर में जो आज तक नहीं हुआ वो तुमने कर दिया। ये सुनकर विनाश इनर के चेहरे को देखकर बोला, वेल माय डियर दादाजी, आज तक तो कभी मैं घर पर भी नहीं रहा, लेकिन अपनी बीवी के आने के बाद मैं घर से हिरा भी नहीं, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? कुछ ऐसे सवाल थे विनाश के जिसे सुनकर हर एक शख्स की जुबान पर तारा लगता था, यहाँ तक कि खुद रणवीर राणा के, जिन्होंने खुद विनाश को विनाश बनाया था। तभी किसी की सार्कास्टिकली आवाज आए, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी विनाश। जिस लड़की की शादी हमने तुमसे जबरदस्ती कराई, तुम उसी के लिए अपने ही दादी जी से बहस कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। अरे वह लड़की तो तुम्हें पसंद तक नहीं थी, वह तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी थी, लेकिन उस लड़की ने एक ही दिन में तुम्हें अपने पीछे इतना पागल कर दिया है कि तुम अपने ही घर वालों के खिलाफ जा रहे हो। बेटा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, शालिनी ने वहां आते हुए सार्कास्टिक वे में कहा। उसकी बात सुनकर सभी का ध्यान इस बात पर भी गया, क्योंकि बात सही थी, इनर को यहाँ आए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन विनाश तो इनर के पीछे इस हद तक पागल हो चुका था कि वो उसे अभी से नहीं काफी वक्त से जानता हो, और यह चीज सभी के लिए हैरत भरी थी। आखिर विनाश वह शख्स था जो दूसरों को बर्बाद करने में भरोसा रखता था, दूसरों के जाल में फंसकर नहीं, तो कोई ये तो बिल्कुल ही नहीं कह सकता था कि इनारा ने उसे अपने जाल में फंसाया है। तभी विनाश की आवाज सभी को सुनाई दी, जाल में तो आपने भी बहुतों को फंसाया है, आप बताएं तो मैं पोल खोलना स्टार्ट करूं? ये सुनकर शालिनी उसी की तरफ हैरानी से देखने लगी। CH-14 विनाश की केयर। अब आगे शालिनी हैरान थी विनाश की बेशर्मी देख। तभी शालिनी गुस्से में बोली, विनाश तुम सच में बहुत गलत कर रहे हो, बुआ है हम तुम्हारी, हमसे बात करने का लहजा क्या होना चाहिए, लगता है इतने दिन हमसे दूर रहकर तुम भूल चुके हो। बचपन में जब तुम छोटे थे तब हम तुम्हारे कान के नीचे दो लगाते थे और तुम लाइन पर आ जाते थे, लेकिन आज देखो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो, और न सिर्फ खिलाफ जा रहे हो बल्कि हमारे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हो, हमसे बदतमीजी कर रहे हो। क्या अब यही वैल्यू रह गई है हमारी इस घर में कि किसी लड़की के लिए हमारा ही भतीजा हमसे बदतमीजी करेगा? लास्ट लाइन उन्होंने रुक्मणी राणा की तरफ देखते हुए कही थी। शालिनी की आंखें इस वक्त नम थी, अब सच में नम थी या कोई ड्रामा था, उस चीज से तो खुदा ही वाकिफ था। तभी शालिनी रुक्मणी जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ क्या आप अभी भी कुछ नहीं कहेगी? आपका पोता आपकी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, और वह भी इस कल की लड़की की वजह से। हो ना हो इसी ने विनाश को हमारे खिलाफ भड़काया है, नहीं तो आज तक विनाश से मुझसे कभी इतनी बदतमीजी नहीं की, पापा से कभी इतनी बदतमीजी से बात नहीं की, लेकिन इसके आने के बाद तो हद हो गई। कहते हुए शालिनी का चेहरा गुस्से से लाल था और वह बुरी तरीके से कांप रही थी। माहौल को इतना गर्म होता देख अब तक हर एक शख्स चेयर से खड़ा हो चुका था। अगर कोई बैठा था तो वह था विनाश, और जिसकी गोद में बैठी थी इनर जो खुद अपनी मर्जी से नहीं बैठी थी, उसे विनाश ने जबरदस्ती अपनी गोद में बैठा रखा था। शालिनी की बातें और उसके खुद पर लगाए इल्जाम सुनकर इनर की आंखें नम हो चुकी थी। ये कैसी प्रोटेक्शन थी विनाश की जो वो उसे दे रहा था, ये कैसे केयर थी विनाश की जो वो उसकी कर रहा था? इस केयर में तो इनर को ही तकलीफ हो रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, और आपकी बुआ तो कितने ज्यादा गुस्से में है, प्लीज मुझे अपनी गोद से उतार दीजिए, इनर ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी सख्त थी, शायद सिर्फ उसकी आवाज को विनाश ही सुन सकता था, क्योंकि वह उसके करीब बैठा था। उसकी बात सुनकर विनाश बेहद ठंडे लहजे में बोला, शांति से चुपचाप मेरी गोद में बैठी रहो, ज्यादा मुंह चला तो यही तुम्हारे मुंह को बैठकर सभी के सामने बंद करूंगा, और वह कैसे इसे तुम अच्छे से जानती होगी। ये सुनकर ही इनर सहम गई। आखिर वो विनाश के परिवार वालों के सामने पहले ही अपनी इतनी बेइज्जती करा चुकी थी, अब और नहीं कराना चाहती थी। वो विनाश की बेशर्मी से वाकिफ थी, विनाश किसी के भी सामने अपनी बेशर्मी दिखाने से चूकता नहीं था। तभी सभी को रुक्मणी राणा की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, बहुत हो गई बकवास, अब बात इससे आगे बढ़े ये हमें कतई मंजूर नहीं। शालिनी आप अपने कमरे में जाए, और सिर्फ शालिनी नहीं घर का हर एक शख्स अपने कमरे में जाएगा, और जिसको खाना खाना है वह अपने रूम में जाकर सर्वेंट से अपने रूम में ही खाना मंगाकर वही खाना खा ले, कहकर रुक्मणी राणा वहां से गुस्से में चली गई। आज उनकी और रणवीर राणा की काफी बेइज्जती हुई थी, और उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। वही उनके जाने के बाद रणवीर राणा भी वहां से चले गए, मीनाक्षी और शशांक जी भी धीमी कदमों से वहां से चले गए। अब वहां खड़ी थी शालिनी जो गुस्से में इनर को बुरी तरीके से घूर रही थी। तभी विनाश बोला, क्या बात है, आप मेरी बीवी को नजर लगाना चाहती हैं? माना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे नजर लगाए। ये सुनकर शालिनी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहां अब अनय और मानवी वहां खड़े थे। मानवी भी धीमी से वहां से चली गई, लेकिन अनय अभी भी वही खड़ा उन दोनों को देख रहा था। अब आपके लिए स्पेशली बोलूं तब आप यहां से जाएंगे? वेल, गलती आपकी भी नहीं है, आप भी इस फैमिली का एक हिस्सा है, तो आप भी बेशर्मों की तरह हमारा रोमांस एंजॉय करना चाहते होंगे। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके पास अपनी खुद की एक बीवी है, जाइए उसके साथ रोमांस कीजिए, इंटीमेट होइए, एनीवेज जो भी करना है करिए जाकर, बट यहाँ से दफा हो जाइए। लास्ट लाइन कहते हुए विनाश की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। विनाश की बात सुनकर गुस्सा तो अनय को भी बहुत आया, लेकिन इस वक्त विनाश से बहस करना उसने ठीक नहीं समझा और वहां से चला गया।
उसके जाते ही इनरा, जिसके अंदर अभी तक गुस्सा भरा हुआ था, वो गुस्से में जबरदस्ती विनाश की गोद से उठकर खड़ी हो गई और 2 कदम पीछे हटकर बोली, आप पागल है क्या? ओ सॉरी, आप पागल नहीं, बेशर्म है, और इसलिए अपनी फैमिली के सामने इतनी शर्मनाक हरकत करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब आपको पहले से ही पता है आपकी फैमिली कितनी सख्त है, वहाँ ऐसा नहीं होता, तो क्यों आपने मुझे अपनी गोद में बैठाया? पता भी है आपको आपके दादाजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वैसे भी अगर कोई सोच भी ना रहा हो तो अब वह जरूर सोचेगा, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। उन्होंने मेरे बारे में कितना कुछ बोला। शट अप, विनाश गुस्से से चिल्लाया। विनाश की गुस्से से भरी आवाज सुनकर इनरा कांप गई। अब जाकर उसे एहसास हुआ गुस्से में आकर उसने विनाश से क्या कह डाला। मन में आई सारी भड़ास उसने विनाश पे निकाल दी, और यहाँ विनाश अब बॉम्ब बनके उसके ऊपर फट रहा था। इधर इनरा सहमी से शांत खड़ी हुई थी, डर और घबराहट उसके चेहरे पर झलक रही थी। तभी विनाश चेयर से उठा और गुस्से में उसके करीब आकर बोला, मैंने तुम्हें अपनी गोद से उठने के लिए कहा, जो तुम इतनी जल्दी मेरी गोद से उठ गई? विनाश की इतनी तेज आवाज सुनकर इनारा 2 कदम और पीछे हट गई। तभी इनारा बोली, सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप खुद ही देख रहे थे, आपके घर वाले सभी मुझ पर चिल्ला रहे थे और उसकी वजह आप थे। ओह, तो इसकी वजह मैं था, तो इसकी वजह होकर भी मैं खुश हूँ। मैं हर उस चीज की वजह बनना चाहूंगा जिसमें तुम इन्वॉल्व हो। विनाश ने एकटक इनारा की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इनारा की नजरें अपने आप उस पर चली गई और वह उसे देखने लगी। विनाश का कहने का अंदाज अलग था। उसकी बात सही थी, उसने सभी के सामने ही इनारा को प्रोटेक्ट किया था। तभी इनारा का ध्यान खाने की तरफ गया और उसका मुंह बन गया। इनारा के मुंह से अपने आप ही निकला, इतनी मेहनत से खाना बनाया था लेकिन किसी ने नहीं खाया। मैं चाहता भी नहीं था कि तुम्हारा बना हुआ खाना कोई खाए। विनाश ने इंटेंसिटी से इनारा की फड़फड़ाती हुई पलकों को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इनरा उसे गुस्से में घूरने लगी। इनरा अपने मन में बोली, मतलब इन्हें ये लगता था कि मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती, इसलिए इन्होंने अपनी फैमिली को मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाने दिया और दिखावा मेरी केयर करने का कर रहे हैं। सोचते हुए इनरा का मुंह बन गया। तभी उसे विनाश की आवाज सुनाई दी, अपने छोटे से दिमाग पर प्रेशर डालना बंद करो। ये सुनकर इनरा चिढ़ते हुए बोली, मेरा दिमाग छोटा नहीं है। जब आप खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि आप चाहते ही नहीं थे कि मेरा बना हुआ खाना कोई खाए, तो खाने बनाने वाले को तो गुस्सा आएगा ना। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, लेकिन आपने किसी को जानबूझकर नहीं खाना दिया। अरे एक बार टेस्ट तो कर लेते, मैंने इतना बुरा भी खाना नहीं बनाया था। ये सुनकर विनाश उसके और नजदीक आने लगा। बढ़ते पलों के साथ विनाश के कदम इनरा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे इनरा के कदम पीछे हो रहे थे। पीछे होते हुए इनरा दीवार से सट गई। विनाश को अपने करीब आते उसकी सांसें अटक गई। विनाश उसे घूरते हुए उसके करीब आ रहा था। तभी विनाश उसके और करीब आया और दीवार पर उसके दोनों साइड हाथ रखकर खड़ा हो गया। इनरा की नजरें इस वक्त झुकी हुई थी। विनाश की करीबी से वह उससे नजरें नहीं मिल पाती थी। तभी विनाश उसके चेहरे को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कैसा खाना बनाया था या कैसा नहीं, पर इससे पड़ता है कि वह खाना तुमसे जबरदस्ती बनवाया गया था। तुमसे कोई काम करवाए मुझे नहीं बर्दाश्त। कोई मेरी बीवी से मेहनत करवाए, और अगर करवाई थी तो सजा तो मिलनी थी, इसीलिए मैंने उन्हें खाना ही नहीं खाने दिया। CH-15 गुस्से से भरी किस। अब आगे विनाश की बात सुनकर इनरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करें। एक तो विनाश की करीबी उसे डरा रही थी। विनाश की सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे उसका खुद का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी कुछ सोच इनरा धीमी आवाज में बोली, लेकिन अभी यह खाना कौन खाएगा? और मानवी ने भी खाना बनाया था, फिर इन सब का क्या होगा? तुम्हें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही मेरे घर वालों की? उनकी फिक्र करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ, तो तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझ पर ध्यान दो, मेरी फिक्र करो, इतना तुम्हारे लिए काफी है। विनाश ने इनरा को घूरते हुए धमकी भरे लहजे में कहा। विनाश की धमकी सुनकर इनरा और डर गई। अब डर से कुछ कहने की हिम्मत उसके अंदर नहीं बची थी। लेकिन इनरा को एक बात बहुत परेशान कर रही थी, और वह थी किसी का बिना खाना खाए डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाना। और जब पहली बार उसने खाना बनाया तब ऐसा हुआ नहीं, तो हर घर में जब बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है तो पूरा परिवार साथ बैठकर खाता है और उस खाने की तारीफ करता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो विनाश ने उसे होने नहीं दिया। विनाश से कुछ कहने की हिम्मत उसके अंदर थी नहीं। इनारा अपने मन में बोली, ऐसे तो रिश्ते बनने की जगह और बिगड़ जाएंगे। घर वाले पहले से ही मेरे से गुस्सा है और विनाश की वजह से और गुस्सा होते जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। गुस्सा अपनी जगह है और खाना अपनी जगह। उन्होंने कुछ नहीं खाया, और मैंने तो शुरू से ही दादीसा को देखा है, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह खाना नहीं खाती है। इनारा अभी यह सोच ही रही थी कि तभी उसे विनाश की आवाज सुनाई दी। जब मैंने तुम्हें मना किया है लोगों के बारे में सोचने के लिए, तब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है ना? विनाश ने गुस्से में कहा। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर इनरा कांप गई। विनाश उसके इतने करीब खड़ा था तो उसकी सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ऊपर से विनाश का इतनी तेज आवाज में बोलना उसे अंदर तक डरा गया। इनरा डरते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं।
वह मैं ये सोच रही थी कि आपकी पूरी फैमिली बिना खाए पहली बार डाइनिंग टेबल से उठ गई। उन्हें बुरा लगा होगा, इसलिए मैं बस इतना चाहती थी कि एक बार उन्हें बुलाने। इनफ, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, तब से बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन अब नहीं। खाना बन गया, इतना काफ़ी है। जिसे खाना होगा वह खा लेगा। फालतू में मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अभी मुझे बाहर जाना है, और अगर मेरे आने के बाद तुम मुझे कुछ फालतू का काम करती मिली तो इस बार तुम्हारी दोनों टांगों को तोड़ दूंगा मैं। फिर निकल लेना तुम कमरे से बाहर। तुम्हारे पैर तो वैसे भी इस वक्त रफ्तार से दौड़ रहे हैं, एक जगह रुकते ही नहीं है, कहीं इधर तो कहीं उधर, और मेरे से ज्यादा तो तुम दूसरे का कहना मानती हो। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, और दूसरी बात, उससे दूर रहना। अगर मुझे पता चला तुम उसके पास हो, या वह तुम्हारे करीब है, या तुम दोनों ने आपस में बात की, तो उसे तो मैं बाद में कुछ कहूंगा, पहले तुम्हारी अकल ठिकाने लगाऊंगा। विनाश की धमकी सुनकर इनरा कांप गई, लेकिन अभी भी एक बात थी जो उसे समझ नहीं आई थी, और वह थी विनाश किसके बारे में बात कर रहा था। इनरा को किससे बात न करने की धमकी दे रहा था, यह उसे ये समझ नहीं आ रहा था। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनरा ने हिम्मत करके कहा। ये उसकी हिम्मत थी या उसकी की नई गलती? बस ये सुनने की देर थी कि विनाश का दिमाग सटक गया। विनाश ने गुस्से में इनरा के गालों को अपने हाथों में भरा और उसके लबों को अपने सख्त होंठों में कैद कर लिया। विनाश की अचानक की गई इस हरकत से इनरा कसमसाती रह गई। विनाश के होठों की पकड़ उसके होठों पर इतनी तेज थी कि इनरा की आंखों के कोने से आंसू बहने शुरू हो चुके थे, और वह नम आंखों से विनाश को देख रही थी। करीब 8 मिनट बाद विनाश ने उसके होठों को अपनी कैद से रिहा किया। इनरा का चेहरा अब तक लाल हो चुका था। खुद के होठों को आजाद महसूस करते ही इनरा जल्दी से गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, गालों पर विनाश की उंगलियों के निशान थे। इनरा विनाश के कंधे पर सर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कुछ ही देर में जब उसकी सांसें कंट्रोल हुई तो उसने नम आंखों से विनाश को देखा। तभी विनाश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे झटके से खुद से सटा लिया और गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम सच में इतनी मासूम हो या सिर्फ मेरे सामने बनने का नाटक कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस घर में कौन है जिनके करीब मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकता और ना ही देखना चाहता हूँ। अब क्या मैं तुम्हें यह भी बताऊं, तुम जानबूझकर मेरे सामने अनजान बनती हो ना? विनाश की बात सुनकर इशारा को सब कुछ समझ में आ गया। विनाश अनय की बात कर रहा था और अब उसे खुद की बेवकूफ़ी पर शर्मा रही थी कि कैसे वो विनाश की बात को समझ नहीं पाए। तभी इनारा दर्द से तड़प उठी। वजह थी विनाश का बेदर्दी से उसकी कमर को मसलना। विनाश अपने गुस्से से काबू खो चुका था। अब वह इनारा को बेइंतहा दर्द दे रहा था। तभी इनारा रोते हुए बोली, प्लीज छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, मान लिया मैं नहीं समझ पाई तो मैंने आपसे पूछ लिया। तो इसमें मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? और मेरी इसमें क्या गलती है? वह आपके ही भाई है तो आप उनका नाम लेकर कह सकते थे ना कि आप उनके बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन बताने की जगह आप तो मुझे दर्द देने लगे। ये सुनकर विनाश गुस्से में बोला, ये दर्द तुम्हें हमेशा मिलेगा और शायद से इससे भी ज्यादा मिले। इसीलिए जितना हो सके उनसे दूर रहो। भाई अपनी जगह है और बीवी अपनी जगह, ये याद रखना। तुम्हारे करीब मैं अपने सिवा किसी की परछाई तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वह तो खुद एक इंसान है। अगर फिर तुम मुझे दोबारा अभी उनके करीब दिखी या तुम्हारी नजरें मुझे उन पर दिखी तो ये दर्द तो कुछ भी नहीं, तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि उसे देखने से पहले तुम 100 बार सोचोगी। विनाश की कहे आखिरी लफ्जों में एक अलग ठंडापन था जिसे सुनकर इनरा को और डर लग रहा था। डर इस बात का कि अगर सच में कभी मजबूरन उसे अनय से बात करनी पड़ी और अगर विनाश ने देख लिया तो क्या होगा, विनाश का रिएक्शन क्या करेगा विनाश गुस्से में उसके साथ? ये चीज उसे डरा रही थी। CH16, तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब आगे विनाश की बातों को सुनकर इनरा को गुस्सा भी आ रहा था। गुस्से की वजह यह थी कि विनाश के कहे लफ्ज उसके कैरेक्टर पर उंगली भी उठाते थे। आखिर कौन लड़की शादी के बाद अपने जेठ से रिलेशन रखना चाहेगी? रिलेशन चाहे तो एक दोस्त का, एक भाई का रख सकते हैं, लेकिन इनरा और अनय का रिश्ता ही पहले अलग था। कहाँ वो कुछ वक्त पहले उसका पति बनने वाला था। ये चीज इनरा भी समझती थी, लेकिन विनाश भी अपनी जगह गलत नहीं था। इनरा के लिए उसका पजेसिव होना सही था। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और इन सब में मेरी गलती भी क्या है? आप भी जानते हैं कुछ वक्त पहले आपके भाई मेरे पति बनने वाले थे, लेकिन वह नहीं बने तो अब मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मेरी गलती क्या है कि वो मुझे देखते हैं? इनरा ने रोते हुए विनाश से कहा। उसकी बात सुनकर विनाश कुछ पल खामोश हुआ। उसके चेहरे को एकटक घूरता रहा। उसने इनरा की कमर पर अपनी पकड़ अभी भी ढीली नहीं की थी। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट इन सब में नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर गलती उसकी हुई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, विनाश ने गुस्से में कहा। यह सुनकर इनरा एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। आखिर वह कैसे विनाश को समझाए कि उसे अनय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह विनाश को अपना पति मान चुकी है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ सोच इनरा ने विनाश के गालों पर अपने हाथों को रखा और प्यार से बोली, देखिए प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब और क्या ही पड़ेगा जब उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने शादी भी कर ली और जिससे शादी की उसी के लिए मुझे शादी के मंडप में छोड़ दिया। क्या सच में मेरी उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी? उन्हें मेरी कोई कदर नहीं थी? इनरा बेतहाशा अपनी धुन में सब कुछ बोले जा रही थी।
जबकि उसके हाथ विनाश के गालों से भी सरक चुके थे। उसे एहसास नहीं था कि वह अपने आप को कितने बड़े खतरे में डाल रही है। वहीं उसकी बात सुनकर विनाश के चेहरे के एक्सप्रेशन हर पल के साथ बदल रहे थे। उसका चेहरा डार्क होता जा रहा था। आह! इनर की एक तेज चीख वहां गूंजी। डर से इनर का ध्यान अपनी कमर पर गया, जिसे विनाश गुस्से में बुरी तरीके से मसल रहा था। तभी उसने नजर उठाकर नम आंखों से विनाश को देखा तो वह कांप गई। विनाश का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। तभी विनाश ने गुस्से में उसके गालों को अपने हाथों में भरा और सर्द आवाज में बोला, व्हाट डू यू मीन? मतलब तुम्हें अफसोस हो रहा है कि उसने तुम्हें शादी के मंडप पर छोड़ दिया? तुम उससे शादी नहीं कर पाए, राइट? मतलब तुम उससे शादी करना चाहती थी। तुम्हें फर्क पड़ रहा है? अनय ने तुम्हें छोड़ दिया, इस बात से तुम्हें फर्क पड़ रहा है? विनाश की बात सुनकर इनर ने दर्द भरी आवाज में कहा, आह! प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे गालों में दर्द हो रहा है। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हारे दर्द से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। विनाश का दिमाग गुस्से में सटक चुका था। नहीं तो इनर के दर्द से उसे फर्क पड़ता था, लेकिन इस वक्त बात इनर और अनय की थी, और जहां बात उन दोनों की आती थी वहां विनाश का गुस्सा हर हद पार कर जाता था। वही इनर नम आंखों से विनाश की तरफ देख रही थी। उसे सच में बेतहाशा दर्द हो रहा था और खुद के कहे लफ्जों पर अफसोस भी, लेकिन विनाश का गुस्सा उसे डरा भी रहा था। जवाब दो, क्या तुम्हें अभी भी अफसोस है कि तुम्हारी शादी अनय से नहीं हुई? विनाश ने एक बार फिर अपना वही सवाल दोहराया। इनर को विनाश की बात सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन एक बात और उसने नोटिस की कि इस बार विनाश ने अनय का नाम लिया था। मतलब क्या सच में उसकी वजह से इन दोनों भाइयों के रिश्ते खराब हो रहे थे? विनाश जो पहले उसके सामने अपने भाई की इज्जत करता था, कभी उसका नाम नहीं लेता था, आज उसका नाम ले रहा था। क्या इसकी वजह वो खुद थी? ये चीज उसके दिमाग में चल रही थी। तभी इनर बोली, देखी, पहली बात तो मैं उनसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। हाँ, जब शादी टूटी तो रोना आया। वजह ये थी कि इस शादी से मेरे पापा की इज्जत भी जुड़ी थी, और अगर यह शादी यहाँ टूटती फिर मुझसे कभी कोई शादी नहीं करता। मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिंता मुझे अपने पापा की थी, इसलिए मुझे रोना आ रहा था। लेकिन तब भी हम जिससे शादी करने वाले हो उसके लिए मन में कुछ ख्याल होते हैं। लेकिन जिस टाइम आपके भाई से मेरी शादी टूटी और उन्होंने मुझे मंडप में छोड़ा, उसी दिन ही मुझे उनसे नफरत सी हो गई। अगर उन्हें शादी मुझसे नहीं करनी थी तो मुझे बता सकते थे, मैं उन पर प्रेशर नहीं डालती, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। छोड़ गए वो मुझे मंडप में अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए, तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे आपको अपनाने में वक्त लगेगा, वैसे भी इतनी जल्दी कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो मैं कैसे करूं? इनर के कहे शुरुआती लफ्जों को सुन विनाश को सर्टिफिकेशन फील हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उसे और तेज गुस्सा आया। विनाश ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है, तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मैंने बस तुम्हें वक्त दिया है, उस वक्त की कदर तुम्हें करनी है या नहीं वो तुम्हारी मर्जी है। नहीं तो मुझे अपना हक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्त इसलिए मैंने तुम्हें दिया क्योंकि जबरदस्ती करना विनाश राणा का स्टाइल नहीं। अगर जबरदस्ती ही करनी होती तो उस रात ही कर ली होती जिस रात तुम्हें इस घर में लाया था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी। मुझे अपना हक चाहिए और वो मुझे चाहिए। तो कब मिलेंगे मुझे मेरे पति होने के हक? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। CH17, मुझे अपनी बीवी में इंटरेस्ट है, अब आगे। विनाश की बात सुनकर इनर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। आपने मुझे अपने हक के लिए वक्त दिया था ना, तो फिर इतनी जल्दी क्यों है आपको? अभी कुछ वक्त भी नहीं हुआ हमारी शादी को हुए, इतनी जल्दी खुद को आपको सौंप देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आखिरी जैसी तो है, और अगर यही चाहिए तो ले लीजिए जबरदस्ती से, मना थोड़ी ना करूंगी। आखिर पति हैं आप मेरे, हक है आपका मुझ पर। इनर ने कुछ सोचकर नम आंखों से कहा। ये सुनकर विनाश बिना किसी भाव के बोला, अगर यही हक मुझे चाहिए होता ना तो जबरदस्ती कर लेता, शादी की उस रात ही अपने सारे हक तुमसे ले लेता, और तुम मना भी नहीं कर पाती मुझे। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी रूह में उतरना है, तुम्हारे अंदर अपने एहसास को जगाना है। फिजिकल नीड्स के लिए कभी भी शादी करने की जरूरत नहीं होती। पैसा फेंको और नीड पूरी होती है। मुझे तो पैसे देने की भी जरूरत नहीं, लड़कियां खुद मेरे पास आने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे उन लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, मुझे अपनी बीवी में इंटरेस्ट है और उसी से मुझे सारे हक चाहिए। विनाश की बात सुनकर इनर उसे एकटक देखने लगी। ना जाने क्यों उसकी आखिरी लाइन सुनकर उसे कुछ अच्छा सा लगा। आखिर विनाश अनय की तरह फेक नहीं था, भले ही इनर उसे जानती नहीं थी, लेकिन विनाश उसके मन में जगह बनाने लगा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिन हालातों में उन दोनों की शादी हुई, उस हालत में कोई भी लड़का अगर विनाश की जगह होता तो उसे छोड़ देता, लेकिन विनाश ने ऐसा नहीं किया। ऊपर से वो हमेशा अपनी फैमिली के सामने उसके लिए स्टैंड लेता था, भले बेशर्मी दिखाकर। तभी तिरछी नजरों से विनाश ने पीछे की तरफ देखा, अपने आप उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने इनर को अपने और करीब कर लिया और प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोला, तो जल्दी नहीं है, आराम से मुझे मेरे सारे हक देती रहना। वैसे भी तुम कौन सा कहीं भागी जा रही हो? वेल आई नीड यू। मतलब? इनर के मुंह से अचानक ही निकला। विनाश का इतनी जल्दी ऐसा बिहेवियर देख के वो हैरान रह गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। नीड? किस चीज की नीड? इनर ने घबराते हुए कहा। ओनली किस, मुझे किस चाहिए, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं, बाकी तो मैं रात को सब रूम में ले ही लूंगा ना।
विनाश ने बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर इनरा को चक्कर से आने लगे। मतलब कहना क्या चाहता था वो? रात को रूम में क्या लेगा वो उससे? इनरा अभी कुछ और सवाल करती कि विनाश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। खामोश, अब कोई लफज नहीं। इतना कहकर विनाश उसके होठों पर झुकने लगा। ये देख इनरा की धड़कनें बढ़ गई। अब उसने अपनी आंखों को अपने आप बंद कर लिया। कुछ ही वक्त में उसे विनाश के होंठ अपने होठों पर महसूस हुए। अपने सर के पीछे विनाश के हाथों की पकड़ जो काफी तेज थी, लेकिन इस बार उसका छूना उसे एक अलग एहसास करा रहा था। अचानक ही इनरा सिसक उठी। इनरा के सिसकने की वजह थी विनाश का उसके होठों पर बाइट करना। अम्मा मम्मा करते हुए इनरा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। करीब 8 मिनट बाद विनाश खुद उसके होठों से अलग हुआ और फिर इंटेंसिटी से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, योर लिप्स इज सो डिलीशियस। ये सुनकर इनरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगी। तभी इनरा जल्दी से बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आए। ये कहकर इनरा ने जल्दी से अपना हाथ विनाश की पकड़ से छुड़ाया और वहां से रूम में भाग गई। इनरा के जाते ही विनाश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। कुछ देर पहले जहां वो एकदम शांत था, वहीं अब उसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे। विनाश ने तिरछी नजरों से पीछे की तरफ घूरा और वहां से निकल गया। उसके जाते ही पीछे से अनय बाहर निकला। अनय जाकर वहीं रखी एक चेयर पर बैठ गया और कुछ सोचते हुए बोला, इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन विनाश ने कैसे इनरा को एक्सेप्ट कर लिया, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। वो लड़का जो किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता था, उसने किसी की रिजेक्ट हुई लड़की को अपना लिया। कुछ तो झोल है। पता नहीं, लेकिन इनरा को विनाश के इतने करीब देखकर आज पहली बार मुझे कुछ अजीब सा लगा। न जाने क्यों एक बार मेरा इनरा से बात करने का मन कर रहा था, लेकिन विनाश नहीं करने देगा। मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? वो मेरे भाई की बीवी है, लेकिन इसमें गलत भी क्या है? वो मेरी भी होने वाली ही थी। मेरा अभी भी उस पर हक है और अपना हक मैं ले सकता हूँ। कहते हुए अनय गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था। इधर दूसरी तरफ रणवीर राणा के रूम का माहौल बहुत गर्म था। रणवीर राणा अभी गुस्से से रूम में चक्कर लगा रहे थे। तभी रुक्मणी राणा बोली, शांत हो जाए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा कि विनाश ने हमारे सामने ऐसी हरकत की है, और वो भी उस कल की लड़की के लिए। मुझे तो इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा उस इनरा पर आ रहा है। इस पर रणवीर राणा बोले, लेकिन इसमें मुझे उस बच्ची की कोई गलती नहीं लग रही। आखिर उसके साथ तो सब कुछ उल्टा ही हुआ। शादी किसी और से होने वाली थी और किसी और से हो गई। तब भी उस बच्ची ने उफ तक नहीं की। और आप ये बात मत भूलिए कि विनाश कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। वो अच्छों को अपने नीचे झुकाने का दम रखता है, तो इसमें उस बच्ची की कोई गलती नहीं है। हम नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारा पोता इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। नहीं मतलब वो लड़की कैसी है, कितनी मासूम है। हमें सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। आज उसकी वजह से विनाश ने शालिनी की बहुत बेइज्जती की है, और शालिनी को तो आप जानती ही हैं, उसे कितना गुस्सा आया होगा। शांत बैठने वालों में से वो भी नहीं है, और शांत बैठने वालों में से तो हम भी बिल्कुल नहीं है। कल भी हमारी यहाँ चलती थी और आज भी चलेगी। आप एक काम कीजिए, कैलाश से बात कीजिए। रुक्मणी राणा ने अपने गुस्से को जाहिर करते हुए कहा। रुक्मणी राणा की बात सुनकर रणवीर राणा शॉक होते हुए बोले, लेकिन क्यों? हम अचानक ही कैलाश से बात क्यों करें? इस पर रुक्मणी राणा खड़ी होते हुए बोली, बात आप नहीं हम करेंगे, और उसके समधी बनकर नहीं, अपने खौफ से। वैसे भी आज तक वो हमारे नीचे झुका है, इस बार भी झुकेगा। उसकी बेटी इस घर की मालकिन नहीं, नौकर ही बनकर रहेगी। जब आज तक उसने हमारे नीचे रहकर काम किया, तो उसकी बेटी को भी हमारे नीचे ही रहना होगा। भले ही वो इस घर की बहू बन गई हो, लेकिन उसे हमारी बातें माननी ही होगी। लेकिन कैलाश से बात करके इसका क्या मतलब निकलेगा? क्योंकि बेशर्मी तो आपका पोता दिखाता है, वो लड़की नहीं। रणवीर राणा ने उनकी बात को बीच में काटकर कहा। इसके जवाब में रुक्मणी राणा बोली, लेकिन किसके लिए दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए। जब वो लड़की उसे रोकेगी, तब वो जरूर मान जाएगा। जब आप कैलाश से बात करेंगे तो कैलाश उससे बात करेगा, और फिर वो लड़की हमारी बात सुनेगी। ये सुनकर रणवीर राणा गहरी सोच में डूब गए। तभी वो कुछ सोचकर बोले, बात तो आपकी सही है, लेकिन कैलाश हमारी बात मान जाए वो बात अलग है। नहीं तो जहां बात उसकी बेटी की आती है, वो हमारी भी नहीं सुनेगा। उसे सुनना पड़ेगा। हमारे उस पर बहुत सारे एहसान है, जिसे उसे चुकाना पड़ेगा। रुक्मणी राणा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर रणवीर राणा ने कुछ सोचते हुए कहा, बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम कैलाश से बात कर भी लेंगे तो क्या विनाश इनरा को कैलाश से मिलने देगा? और बिना मिले उन दोनों के बीच बात कहाँ से होगी? फोन पर सारी बात होना ठीक नहीं है। इसके जवाब में रुक्मणी राणा ने कहा, हमारे पास इस चीज का भी तोड़ है। वैसे भी अभी पगफेरे की रस्म होनी है, तो वो वहां जाएगी तो आराम से दोनों के बीच बात हो जाएगी। ये सुनकर रणवीर राणा भी खुश हो गए। इधर दूसरी तरफ विनाश का रूम। इनरा इस वक्त परेशान सी कमरे में बैठी हुई थी। कुछ वक्त पहले वो बहुत खुश थी विनाश के बारे में सोचकर। भले ही विनाश उसके साथ बेशर्मी से पेश आता था, लेकिन वो उसकी केयर करता था, उसके लिए स्टैंड लेता था, और ये चीज उसे अच्छी लगती थी।
लेकिन अब उसे अचानक याद आ रहा था कि उसकी वजह से घर में सभी भूखे बैठे हुए थे और उसे पता था कि रुक्मिणी राणा तो बहुत ज्यादा गुस्से में होगी। उन्हें मनाने जाना मतलब खुद को खतरे में डालने जैसा था। और ऊपर से अगर ये बात विनाश को पता चली तो क्या वो उस पर भरोसा करेगा। बस यही सोचकर उसे डर लग रहा था। इनरा खुद से बोली, ये कैसी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। बहू का तो काम होता है घर को जोड़ कर रखना, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। मेरे पापा ने मुझे ये तो नहीं सिखाया था। और अगर उन्हें पता चला कि मेरी वजह सब कुछ बिगड़ रहा है तो उन पर क्या बीतेगी। जिन घर वालों का इतने सालों तक उन्होंने ख्याल रखा, आज उनकी बेटी की वजह से वो परिवार भूखा है। उन्हें कैसा लगेगा ये सुनकर। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ आइडिया, क्यों ना मैं अंशी को बुलाऊं। हाँ उनकी बात सब लोग सुनते हैं तो सब अपना गुस्सा छोड़कर खाना खाने आ जाएंगे। लेकिन अंशी है कहाँ, वो नीचे भी नहीं थी। कहीं फिर से माँ ने उसे बाहर तो नहीं भेज दिया। बेचारी, उसे हमारी वजह से कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी तो वो छोटी सी बच्ची है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, धीमे धीमे करके सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ अनय का रूम। मानवी बेचैन सी होकर बार बार अपने फोन में किसी का नंबर डायल कर रही थी। डर, घबराहट, बेचैनी, न जाने कितने भाव उसके चेहरे पर थे। तभी मानसी किसी को दोबारा कॉल लगाते हुए बोली, इरा प्लीज फोन उठाओ बेटा, पिक द कॉल बच्चा। लेकिन इस बार पूरी रिंग गई, लेकिन उधर से कॉल रिसीव नहीं हुआ। ये देखकर मानवी और परेशान हो गई। तभी वो बेड से उठी और रूम में टहलते हुए बेचैनी से बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं इरा से मिलने जाऊं? जाने क्यों मन बहुत घबरा रहा है। क्या करूं? क्या मैं इस बारे में अनय से बात करूं? क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। अगर मैं कहीं गई तो वो कहीं गुस्सा ना हो जाए और उसके बाद नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनसे पूछ कर ही जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो पलटी तो सामने से आ रहे हैं अनय से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले अनय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डर की वजह से मानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वही अनय भी एकटक उसके चेहरे को देखने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसने झटके के साथ उसे सीधा खड़ा कर दिया और गुस्से में बोला, ये क्या बेहुदा हरकत है तुम्हारी? और गिरने का इतना ही शौक है तो किसी और के ऊपर गिरो, मेरे ही ऊपर गिरना है क्या? अगर अभी मैं तुम्हें छोड़ देता तो बोलती कि मुझे छोड़ दिया। एक बात बताओ, तुम जानबूझकर मेरे ऊपर गिर रही थी ना? अब समझ में आया, जितना दिया है उतने से पेट नहीं भरा तुम्हारा, इसलिए मुझे सेड्यू करना चाहती हो और सेड्यू करके मुझसे पैसे लेना चाहती हो। बस बहुत हुआ मिस्टर अनय राणा, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि हमारे बीच पहले ही सारी बात क्लियर हो गई थी। आपको मेरी जरूरत थी और मुझे पैसों की, तो आपने मेरी हेल्प की और मैं आपके साथ यहाँ आई। अगर मैं किसी के साथ जाकर सोना ही चाहती तो किसी और को सेड्यूस कर लेती, वो मुझे एक रात के पैसे देता, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने इसीलिए आपसे डील की और उस चीज़ के पैसे लिए जो काम मैं कर रही है वो पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो तो आप अचानक से मुझसे टकरा गए और उसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं आपसे। मानवी ने गुस्से में कहा। अनय की बात सुनकर गुस्सा तो उसे बहुत आया था, लेकिन इस वक्त उसे अनय की जरूरत थी, इसलिए उसने खुद के गुस्से पर काबू किया और वहां से जाने लगी। लेकिन वो एक कदम और आगे बढ़ा पाती कि तभी उसे अपने हाथ पर अनय की पकड़ महसूस हुई। उसने पलटकर नासमझी में अनय की तरफ देखा। ओह सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और इसीलिए शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। वैसे तुम कुछ परेशान लग रही हो, अनय ने कुछ सोचते हुए कहा। अनय की बात सुनकर मानवी बोली, मैं परेशान हूं या ना हूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हमारी बीच डील हुई थी तो आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बस इतना कीजिएगा कि आगे से इतने बेहुदा इल्जाम मुझ पर मत लगाएगा। इतना काफी होगा मेरे लिए। ये कहकर मानवी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन तभी अनय एक बार फिर बोला, सॉरी बोला ना तो तुम मुझे बताओगी कि प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे बता सकती हो? शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर मानवी के दिमाग में भी कुछ वक्त पहले की बातें चलने लगी और वो परेशान हो गई। मानवी अपने मन में बोली, बात तो सही है, मुझे वैसे भी बताना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से जाना है तो बताना तो पड़ेगा, और उनकी हेल्प लेनी है तो बताना पड़ेगा। हाँ हूँ मैं परेशान, और उसकी वजह मेरी। मानवी अभी कह ही रही थी, तभी एकदम से उसका फोन रिंग किया। स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देख मानवी ने जल्दी से कॉल रिसीव किया तो उधर से एक लड़की की घबराती हुई आवाज आए, मनु दीदी, इरा के साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की है और इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब है। ना ही उसने खाना खाया है और लगातार रूम में बैठकर रोई जा रही है। प्लीज आप कुछ कीजिए और उसे समझाइए। उधर से एक लड़की ने कहा। ये सुनकर इधर मानवी और परेशान हो गई। इरा मानवी की बहन थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। इरा बाहर रहकर पढ़ाई करती थी और उसी की फ्रेंड ने मानवी को कॉल किया था। तभी उधर से एक बार फिर आवाज आई, मानवी दीदी, आप मेरी बात सुन भी रही है या नहीं? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सुनते ही मानवी घबराते हुए बोली, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कहकर मानवी ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और अनय की तरफ पलटी। CH18 बेशर्म विनाश। अब आगे व्हाट हैपेंड?
मानवी के चेहरे पर परेशानी के भाव देख अनय ने एक बार फिर सवाल किया। वो मुझे आपसे कहना था, कहते हुए मानवी कुछ हिचकिचाई। मानवी अपने मन में बोली, क्या मुझे इनसे कहना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तभी मानवी ने कुछ सोचकर हिम्मत करके कहा, इरू की हालत ठीक नहीं है, मुझे उसके पास जाना है, तो क्या आप मुझे वहां जाने देंगे? कहते हुए मानवी आस भरी निगाहों से अनय की तरफ देख रही थी। उसकी बात सुनकर अनय बोला, नो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें याद तो होगा मेरी तुमसे क्या डील हुई थी, अगर नहीं याद है तो भूलने की भी पेनल्टी तुम पे करोगी। ये सुनकर मानवी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और सार्कास्टिक वे में बोली, फिर पूछा ही आपने मुझसे किस लिए था जब आपको मेरी हेल्प करनी ही नहीं थी? क्या मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे? आपको अच्छे से पता है कि मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है और इस वक्त वो मुसीबत में है, तो मुझे उसके पास जाना है, लेकिन आप मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनकर अनय उससे नजरें फेरते हुए बोला, तुम अच्छे से जानती हो तुम्हें यहाँ लाने की वजह क्या है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें क्यों अपनी फेक वाइफ बनाकर यहाँ लाता, और अब जब मुझे तुम्हारी नीड है तब तुम बोल रही हो कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर इतना ही अर्जेंट है तो जितना भी अभी तक मैंने तुम्हें पे किया है सारा मुझे वापस करो और यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। ये सुनकर मानवी की आंखों से तेजी से आंसू बह गए। बिना कुछ कहे वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई, लेकिन न जाने क्यों उसके पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। तभी अनय ने अचानक पीछे मुड़कर मानवी की तरफ देखा तो उसकी नजरें उसके कांपते पैरों पर गई। पैरों को देख वो बोला, तुम इतना कांप क्यों रही हो? इस पर मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब ना पाकर अनय ने उसे घूरा और उसके सामने आकर बोला, कोई सेकंड ऑप्शन हो तो बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बारे में मत सोचना, जब मेरा मन होगा तब मैं तुम्हें खुद यहाँ से जाने दूंगा। अनय की बात सुनते ही मानवी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, मुझे अपनी बहन को संभालना है, मैं उसे इस हालत में यहाँ नहीं बुला सकती, तो आप खुद सोचिए मैं क्या करूँ, आखिर मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे एक दिन के लिए जाने दीजिए, मैं अगले दिन यहाँ वापस आ जाऊंगी, और वैसे भी अभी तो यहाँ मेरा कुछ काम भी नहीं है। ये सुनकर अनय ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। उसे बिना कुछ कहे जाते देख मानवी की आंखें एक बार फिर नम हो गई। वो अपने चेहरे को हाथों में भरकर बैठ गई। इधर दूसरी तरफ इनरा अपने रूम में बैठी हुई थी। वो मिरर में खुद को देख रही थी। उसके हाथ अपने होठों पर थे। कुछ देर पहले उसका ध्यान विनाश की किस पर था, लेकिन उसका ध्यान वहां से हट चुका था। इनरा बेचैनी भरी आवाज में बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक तो अनय को फेस करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है, ऊपर से विनाश मुझसे अपने हक मांग रहे हैं, लेकिन उनका कहना भी गलत नहीं है, कभी ना कभी तो मुझे उन्हें उनके हक देने ही होंगे, लेकिन इतनी जल्दी यह ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो जबरदस्ती मेरे करीब आएंगे तो मैं उन्हें रोक भी नहीं पाऊंगी, लेकिन अनय की वजह से मैं अपनी इस रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ने दूंगी। अगर मेरा रिश्ता बिगड़ा तो बात मेरे पिता की परवरिश पर आएगी, जिस पर मैं उंगली नहीं उठने दे सकती। कहते हुए उसने अचानक से अपना सर पकड़ लिया। वह बोली, यार ये अचानक से सर में दर्द कैसे होने लगा? शायद आज इतना सब कुछ हो गया इसलिए सर दर्द कर रहा है। कहते हुए इनरा ने अपना सर बेड से टीका लिया और आंखों को बंद कर लिया। रात का वक्त, इनरा को नींद में ही किसी की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई, जैसे कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा हो। तभी उसने अपनी आंखों को मलते हुए सामने की तरफ देखा तो वह अचानक से चौंक गई, क्योंकि विनाश जस्ट उसी के करीब बेड पर बैठा हुआ था। वह बैठा कम और उस पे झुका ज्यादा हुआ था, जिससे इनरा धीमे से बेड के किनारे से सरक कर जल्दी से बैठ गई और घबराहट में बोली, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ काम था क्या मुझसे? इनरा की घबराहट भरी आवाज सुनकर विनाश उसके और करीब सरकते हुए बोला, क्यों, जब काम होगा तभी अपनी बीवी के करीब आ सकता हूँ, बिना काम के उसके पास नहीं आ सकता क्या मैं? विनाश की आवाज में एक अलग ही कशिश थी, जिससे इनरा अपने आप उसकी तरफ देखने लगी। दोनों के बीच इतनी करीबी थी कि उसे विनाश की सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? इनरा ने विनाश से अपनी नजरें फेरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विनाश उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, इसका मतलब मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? विनाश की बात सुनकर इनरा ने हैरानी से विनाश को देखा। विनाश को कुछ भी करने के लिए उसकी परमिशन की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन वह इस तरह रिएक्ट कर रहा था, और क्यों कर रहा था इनरा को समझ नहीं आ रहा था। खैर, इनरा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके सिर में अभी भी तेज दर्द हो रहा था। तभी अचानक से उसने अपना सर पकड़ लिया। इनरा को अचानक सर पकड़ते देख विनाश की आंखें सर्द हो गई। तभी अचानक विनाश के दिमाग में कुछ आया और उसने हल्के गुस्से में कहा, तुमने खाना खाया? इस पर इनरा ने अपना सर न में हिलाया। उसकी न सुनते ही विनाश को और तेज गुस्सा आया। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? विनाश ने गुस्से भरी आवाज में कहा। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर इनरा, जो अपना सर कपड़े बैठी हुई थी, वह सहम गई और डरते हुए बोली, मुझे नहीं याद रहा खाना खाने का, सुबह इतना सब कुछ हो गया और फिर घर में किसी ने खाया नहीं खाया तो मैं कैसे खा लेती? ये सुनकर विनाश ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और गहरी सांसें लेने लगा। उसके चेहरे को देखकर समझ आ रहा था कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। दूसरे ही पल उसने अपनी आंखों को खोला और इनरा के सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, तुम्हें पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूं, तुम्हें दूसरों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कहाँ मर रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना है, और मुझसे होकर तुम गुजराती हो तो तुम्हें अपने बारे में सोचना है। लेकिन वो तो आपकी फैमिली है ना?
इनरा के मुंह से अचानक ही निकला। उसकी बात सुनकर विनाश ने और तेजी से अपने सर को उसके सर से प्रेस किया और सर्द आवाज में बोला, आज मेरा मूड बहुत अच्छा था और इसीलिए मैं तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन शायद तुम्हें ही बर्दाश्त नहीं था कि मैं तुमसे अच्छे से पेश आऊं, इसीलिए तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही हो। कहते हुए विनाश ने उसके सर को अपने सर से झटके से अलग किया और अचानक से इनरा को बेड पर पटक दिया। अपनी बॉडी को उसकी बॉडी पर प्रेस करते हुए वो उसके ऊपर आ गया। इनरा दर्द से सिसक उठी और वह हैरानी से विनाश को देखने लगी। विनाश अचानक उसके ऊपर आया था जिससे उसे एक तेज दर्द अपने पैरों में हुआ। आप ये क्या कर रहे हैं? इनरा ने कांपते हुए सवाल किया। इसके जवाब में विनाश उसके होठों को इंटेंसिटी से घूरते हुए बोला, अपना हक ले रहा हूं। ये सुनकर इनरा भी उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। न जाने ऐसा क्या था विनाश की नजरों में जिससे इनरा की नजरें अपने आप ही झुक गई, लेकिन इस वक्त इनरा की पूरी बॉडी कांप रही थी। वह विनाश को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वैसे कुछ भी बोलो, तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो और ब्लैक कलर तुम्हें काफी हॉट बनाता है, विनाश ने इनरा को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। ब्लैक कलर सुनकर इनरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसने तो ब्लैक कलर पहना ही नहीं था। लेकिन तभी उसने विनाश की नजरों का पीछा किया तो उसकी नजरें अपने सीने पर गई और विनाश की नजरों को वहां महसूस करके वह जल्दी से अपने सीने को कवर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस वक्त विनाश उसके ऊपर था और उसके दोनों हाथ साइड पर थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। खुद को कुछ ना कर पाते देख उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। तभी विनाश उसके सीने पर अपने हाथ ले जाने लगा। ये देखकर इनरा ने जल्दी से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी के खूबसूरत से सीने को देख रहा हूं, विनाश ने बेशर्मी से कहा। विनाश का सीधा जवाब पाकर इनरा का मर जाने का मन करने लगा। अब वो करे तो कर क्या करे। उसने आज अंदर ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे, लेकिन उसका जो ब्लाउज था उसकी फिटिंग लूज थी और सोते वक्त वह उसके सीने से खिसक चुका था, जिससे उसके अंडरगारमेंट्स शो हो रहे थे और विनाश बेशर्मी से उसके सीने को ताड़ रहा था। और अगर इनरा अभी विनाश को न रोकती तो शायद विनाश के हाथ इस वक्त उसके सीने पर होते। CH20, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो। अब आगे विनाश की बेशर्मी भरी बातों को सुनकर इनरा का उससे नजरें मिलना मुश्किल होता जा रहा था। इनरा ने नजरें झुकाकर चिढ़ते हुए कहा, आप वहां क्यों देख रहे हैं? कुछ नया तो है नहीं, ये तो सभी का होता है। विनाश उसके सीने से नजरें हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, मुझे सभी की चीजें देखना नहीं पसंद, मुझे सिर्फ खुद की चीजें देखना पसंद है। और सबका क्या होता है क्या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। विनाश की बात सुनकर इनरा उसकी तरफ देखने लगी। विनाश की बात बेहद अटपटी थी। तभी इनरा बिना कुछ सोच समझे बोली, लेकिन यह मेरा है, आपका नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी चीज देख रहे हैं? तो तुम किसकी हो? विनाश ने उसके होठों को एकटक देखते हुए कहा। ये सुनकर इनरा इनोसेंटली बोली, मैं तो मेरे पापा की हूं। उसकी बातें सुन विनाश उसे बुरी तरीके से घूरने लगा। तो क्या तुम्हारी जरूरत को तुम्हारे सो कॉल्ड पापा पूरा करेंगे? विनाश उसे घूरते हुए बोला। विनाश की बात सुनकर इनरा खुद में ही खुश होते हुए बोली, और नहीं तो क्या वो हमेशा से मेरी जरूरत को पूरा करते आए हैं। जब जब मैंने उनसे कुछ मांगा है तब उन्होंने दिया है, और मुझे पता है अगर आगे मैंने उनसे कुछ मांगा तो मुझे जरूर देंगे। ये सुनकर विनाश उसे ऐसे देखने लगा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। विनाश उसके कान के पास आकर धीमे से बोला, तुम सच में कुछ ज्यादा इनोसेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें जल्द ही बोल्ड बना दूंगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज आई लाइक योर इनोसेंस। ये सुनकर इनरा एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी बात का मतलब उसे अभी भी समझ नहीं आया था। वो अभी भी कंफ्यूजन में विनाश को देख रही थी। तभी विनाश एक बार फिर बोला, जरूरत शब्द एक नशा है जो दो जिस्मों को मिलाता है, और तुम्हारी जरूरत सिर्फ मैं पूरी कर सकता हूं, ना कि कोई और अगर किसी ने तुम्हारी तरफ देखने की कोशिश की या उसकी तरफ, तो पहले तो वह जिंदा नहीं रहेगा, उसके बाद अगला नंबर तुम्हारा होगा। ये सुनकर इनरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब जाकर उसे विनाश की बात का मतलब समझ में आया। विनाश की धमकी सुन पहले तो इनरा डर गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, आप बहुत बेशर्म हैं, आपको शर्म नहीं आती है। ये सुनकर विनाश बोला, अगर मुझे तुमसे शर्म आने लगी ना तो मेरा मर्द कहलाना गलत हो जाएगा, और जिस दिन मैंने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार की उस दिन तुम बिस्तर से उठने के लायक नहीं रहोगी। कहते हुए विनाश ने अपने होंठ इनरा की नेक पर रख दिए और वेट किस करने लगा। विनाश के होठों का एहसास अपनी गर्दन पर महसूस करके इनरा की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। इनरा पर खुद का इतना इफेक्ट पड़ते देख विनाश टेढ़ा मुस्कुराया। इनरा दर्द से चीखी। इनरा अपने एहसासों से बाहर आके गुस्से में विनाश को घूरने लगी और बोली, आपने मुझे काटा क्यों? मेरी मर्जी थी इसलिए काटा, वैसे कुछ भी बोलो तुम बहुत सॉफ्ट हो। कहते हुए विनाश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी जो इनरा को चिढ़ाने का काम कर रही थी। उसका इशारा किस तरफ था ये बात इनरा अच्छे से समझ रही थी, लेकिन अब तक इनरा भी बुरी तरीके से चिढ़ चुकी थी। तभी इनरा गुस्से में बोली, एक तो आप पहले से भारी है, ऊपर से मेरे ऊपर आकर लेट गए, जिससे मुझे इतना दर्द हो रहा है, अब हटेंगे आप मेरे ऊपर से? ये सुनकर विनाश उसे घूरते हुए बोला, नहीं हटूंगा मैं। क्या करोगी तुम? आपको अपने ऊपर से धक्का दूंगी, इनरा गुस्से में झल्लाते हुए बोली। ये सुनकर विनाश उसे घूरते हुए बोला,
इतनी सी हो तुम और इतना मुंह चला रही हो, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। इस बार विनाश की आवाज में ठंडापन था, जिसे सुनकर इनरा हल्का सा डर गई। दरअसल डर उसे पहले भी लग रहा था, लेकिन वह विनाश का ध्यान अपने ऊपर से भटकाना चाहती थी, इसीलिए वह ये सब कर रही थी। तभी विनाश अचानक से उसे पर झुकने लगा। ये देख इनरा डरते हुए उसे देखने लगी, लेकिन तभी अचानक से विनाश का फोन रिंग किया। रिंग की आवाज सुनकर विनाश ने गुस्से में अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन फोन लगातार रिंग करता ही जा रहा था। 5 सेकंड बाद विनाश इनरा को घूरते हुए उसके ऊपर से उठ गया और कॉल रिसीव कर लिया। उधर से कुछ कहा गया जिसे खामोशी से विनाश ने सुना। इनरा उसके सामने थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं किया। कॉल कट करके विनाश ने जेब में रख लिया। वही इनरा अब तक उठकर बैठ चुकी थी, उसके दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही थी। क्या सोच रही हो? इनरा को खोए देख विनाश ने उससे सवाल किया, जिसके जवाब में इनरा बोली, मुझे पापा की याद आ रही है, पता नहीं कैसे होंगे। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन अब मेरा उनसे मिलने का मन कर रहा है। ये सुनते ही विनाश की एक्सप्रेशन बदल गए। वो बेड से उठ गया और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। तभी पीछे से इनरा बोली, क्या आप एक बार मुझे मेरे पापा से मिलने दे सकते हैं? आखिर वह मेरे पापा है और मैं उनकी बेटी, मेरा भी उनसे मिलने का हक है। मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ, आपने जो जो कहा मैंने सब कुछ माना, तो प्लीज आप भी मेरी बात मान लीजिए। ये सुनकर विनाश के चलते हुए कदम रुक गए। वह पीछे मुड़ा और इनरा के करीब आकर बेड पर अपने एक पैर को रखकर उस पर झुकते हुए बोला, तुमने मेरी बातें मानकर मुझ पे कोई एहसान नहीं किया, और अगर तुम मेरी बातें नहीं मानती तो तुमसे बातें कैसे मनवानी है ये मुझे अच्छे से आता है। शुरू से लेकर अभी तक यही तो करते आया हूं मैं। विनाश की आवाज में एक अलग ही ठंडापन था, जिसे सुनकर इनरा को डर लग रहा था, लेकिन आखिर वह भी तो अपने पापा से मिलना चाहती थी, उन्हें एक बार देखना चाहती थी। आखिर वह उनकी बेटी थी। इनरा के दिमाग में इस वक्त सिर्फ अपने पापा से मिलने का ख्याल चल रहा था, इसीलिए उसने विनाश के आखिरी शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। आप ये ठीक नहीं कर रहे, आपसे अच्छे तो अनय जी थे। जब बचपन में मैं उनसे कुछ कहती थी तो वह मेरी बात मान लेते थे, इनरा ने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में कहा। इनरा की बात सुनकर विनाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसके जबड़े को पकड़ा और उस पर दबाव बनाते हुए बोला, क्या कहा अभी तुमने? तुम्हें वह ज्यादा अच्छा लगता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? इसका जवाब में इनरा दर्द भरी आवाज में बोली, जैसे आपकी हुई मुझे मेरे पापा से न मिलने देने की। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। बढ़ते पलों के साथ विनाश की पकड़ इनरा के मुंह पर कसती जा रही, जिससे इनरा को अपने मुंह में बेहिसाब दर्द महसूस हो रहा था। इनरा को एहसास नहीं था कि वह विनाश के गुस्से को भड़का रही थी, लेकिन वह भी अपनी जगह सही थी। आखिर वह एक थी और उसकी डिमांड सही थी, उसका भी मन था अपने पापा से मिलने का। तभी विनाश ने इनरा के मुंह को छोड़ा और झटके से उसे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, अगर अभी चाहूं ना तो तुम्हारे इन शब्दों का तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखा सकता हूं। एक ऐसा सबक जिसके बाद तुम कभी किसी गैर मर्द का नाम अपने मुंह से नहीं लोगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आखिर एक मर्द हूं और एक माँ का बेटा। मुझे भी एहसास है अपनी हदों का, लेकिन मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ कि मैं अपनी हदें भूल जाऊं, क्योंकि इसके बाद जो होगा वह तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो अपनी हद में रहकर मुझसे बात करा करो। ये सुनकर इनरा, जिसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, वह नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, लेकिन मैंने गलत क्या कहा? मैंने तो बस इतना ही कहा कि मुझे मेरे पापा से मिलना है, और अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसे तो मुझे दर्द मत दीजिए। ये सुनकर विनाश ने एक नज़र उसे घूरा और बिना कुछ कहे उसके ऊपर से उठ गया और कमरे से बाहर जाने लगा। वही इनरा भी धीमे से उठकर बैठ गई और नम आंखों से विनाश की तरफ देखने लगी। उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। उसने बेहद उम्मीद से विनाश से अपने पापा से मिलने की गुजारिश की थी, लेकिन विनाश ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। इनरा खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई, लेकिन तभी उसे विनाश की आवाज सुनाई दी, कब चलना है बता देना, ले चलूंगा। इतना कहकर विनाश रूम से निकल गया। वही उसकी बात सुनकर इनरा के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, लेकिन दूसरे पर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वह सच में काफी खुश थी। इनरा अपने आंसुओं को पोंछकर खुश होते हुए बोली, ये इतने बुरे भी नहीं है जितना मैंने समझा था, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंडी है नहीं तो पहले मना कर दिया और इतना रुलाया, इससे अच्छा तो सीधा सीधा हाँ कर देते। उसने यह बात मुंह बनाते हुए कही थी, लेकिन मैं सच में खुश हूँ, फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। कहते हुए इनरा के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। रात का वक्त, इस वक्त डिनर का वक्त था, तो सभी घर वाले डाइनिंग टेबल में मौजूद थे। हेड चेयर पर रणवीर राणा बैठे हुए थे, उन्हीं के साइड पर रुक्मणी राणा बैठी हुई थी और उन्हीं के जस्ट साइड पर अनय और मानवी बैठे हुए थे। रणवीर राणा के दूसरे साइड शशांक राणा और मीनाक्षी राणा बैठे हुए थे। अंशी अब तक वापस आ चुकी थी और वह भी वहीं मौजूद थी। शालिनी सभी के साथ मौजूद थी, लेकिन उसका मुंह बना हुआ था। सुबह की बातों को लेकर उसका यहाँ आने का मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती रुक्मणी राणा ने उसे यहाँ बुलवाया था। इस घर का एक नियम था कि रात का खाना सब साथ में ही खाएंगे। तभी रणवीर राणा अपनी सख्त आवाज में बोले, विनाश कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं आया? इस पर शालिनी ने कहा, पापा अब तो आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि विनाश हमारे साथ बैठकर डिनर करेगा। आखिर अब वो उस लड़की के पल्लू से जो बंध चुका है, अब तो डिनर भी कमरे के अंदर ही होगा और हमारी बुराइयां भी। उसकी बात को बीच में काटते हुए रुक्मणी राणा बोली, शालिनी बस करो, कम से कम यहाँ तो चुप रहो।
ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ हम लोग शांति से खाना खाने के लिए आते हैं। और भूलो मत तुम ये किसके बारे में कह रही हो, वह तुम्हारा ही भतीजा है। अगर गलती कर रहा है तो उसकी गलती को माफ करना तुम्हारा काम है, ना कि उसी की बुराइयां हमारे सामने करना। विनाश कैसा है ये तुम भी जानती हो, उसे कोई भड़का नहीं सकता और इसमें इनर की कोई गलती नहीं है। इस पर शालिनी भी गुस्से बोली, माँ देखिए, अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ बैठकर डिनर करूँ तो मेरा मूड मत खराब कीजिए, नहीं तो फिर मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आप भी जानती हैं विनाश पहले ऐसा पहले नहीं था, कल की आई इस लड़की की वजह से ही वह ऐसा हो गया, नहीं तो आज तक उसने कभी मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए वह मेरे खिलाफ गया, और यहाँ तक कि बस। उसकी बात को बीच में काटते हुए गुस्से में रणवीर राणा बोले, क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम साथ बैठकर खाना खाएं? नहीं तो बता दीजिए, हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे, क्योंकि शांति तो आप लोग रखेंगे नहीं, इससे अच्छा हम यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर शालिनी खामोश हो गई, लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वह बोली, ठीक है मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, लेकिन इस घर में सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, तो बस इतना कह रही हूँ कि जाकर विनाश को कोई बुला लाओ। मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूँ, वह भी हमारे साथ ही खाना खा लेगा, और हाँ उस इनर को भी। ये सुनकर सभी शालिनी को देखने लगे। शालिनी एक बार फिर सबकी नजरों में महान बन गई थी। आखिर विनाश ने उसे इतना सुनाया था, तब भी वह विनाश के बारे में सोच रही थी। अनय बेटा तुम ही चले जाओ उसे बुलाने, शालिनी ने अनय की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि बात आगे बढ़ सकती थी। तभी अनय ने कहा, लेकिन विनाश इस वक्त अपने कमरे में नहीं होगा, और वैसे भी उसके फ्लो पर जाना किसी को अलाउ नहीं है, तुम मुझे जाना ठीक नहीं लग रहा। इस पर शालिनी बोली, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैंने सर्वेंट से पूछा तो उसने बताया कि इनर ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो उसे भूख लगी होगी, और विनाश का कोई पता नहीं है वह कितनी रात में आए, और हो सकता है वह बाहर से खाना खाकर आए, तो वो बच्ची भूखी रह जाएगी। सभी एक बार फिर हैरानी से शालिनी की तरफ देखने लगे। ये सभी के लिए दूसरा धक्का था, मतलब शालिनी को इनर की इतनी फिक्र हो रही थी, ये देखकर सब हैरान थे। वही अनय ने भी ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि विनाश था नहीं, और उसे भी इनर से मिलने का मौका चाहिए था, तो वह भी चुपचाप उठकर वहां से ऊपर फ्लो की तरफ चला गया। अनय चलते हुए विनाश के रूम के बाहर आया। रूम बाहर से ओपन था, उसे वैसे भी इनर से बात करने की जल्दी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे कमरे के अंदर चला गया। लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और वह एकटक सामने की तरफ देखने लगा। उसी के सामने इनर मिरर के सामने खड़ी हुई थी, और अपना ब्लाउज का हुक लगा रही थी। वो इस वक्त सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में थी। उसे होश नहीं था कि उसके पीछे इस वक्त अनय खड़ा है। वह जिस रात को सर्वेंट के साथ विनाश के कमरे में आई थी, तभी सर्वेंट ने उससे कहा था कि विनाश के फ्लो पर किसी का आना अलाउ नहीं है, इसीलिए वह बिना डोर लॉक किए कपड़े चेंज करने लगी, क्योंकि उसे पता था विनाश इस वक्त घर नहीं आएगा। वहीं अनय भी एकटक इनर की दूध जैसी गोरी पीठ को देख रहा था। किनारा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अनय उसे देखते हुए बिल्कुल खो चुका था। वह बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन तभी इनर की नजरें मिरर से अनय पर गई, और उसकी एक तेज चीज निकल गई। वह जल्दी से पलट गई और खुद के सीने पर हाथ रखकर वही बेड पर पड़ा चादर उठाकर खुद को कवर करते हुए गुस्से में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये सुनकर अनय उसके करीब आते हुए बोला, अनु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मुझे एक बार बात करने दो ना। कहते हुए अनय लगातार उसके करीब आता जा रहा था। वही इनर अपने कदम लगातार पीछे ले रही थी। अब तक वह दीवार से सट चुकी थी और पीछे जाने की जगह खत्म हो चुकी थी।